वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉप्स एकेडमी। आज मैं आपको टेंस का इंडेफिनिट पार्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, इंडेफिनिट जो है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नंबर 2 है आपका पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अभी फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को दूसरे लैंग्वेज में सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है? पहचान है ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। इन सब्जेक्ट के साथ जैसे ही, शी, इट, नेम, इनके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। आई, वी, यू, दे, नेम्स, इनके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ही, शी, इट, नेम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज लगाना है। ठीक है, और जैसे आई, वी, यू, दे, नेम्स ये नजर आते हैं तो इनके साथ आपको डू लगाना है। बट ये प्लूरल, इसमें सारे ही प्लूरल जैसे देखें आप, तो मैं क्या कहूँगी, प्लूरल के साथ डू लगता है तो वो तो लगता ही लगता है। मगर इसमें जैसे आई एक सिंगुलर है तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि आई है और अगर यू है तो ये सिंगुलर में भी काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको बहुत ही केयरफुली लिखना है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर आपको नजर आते हैं तो डू लगाना है, और अगर आई और यू नजर आता है तो भी आपको उनके साथ डू ही लगाना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हमने इसके साथ एस लगाना है, वो मैं आपको रूल आगे बताऊंगा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग ऑफ, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, और फिर रिमेनिंग पार्ट। देखो यहां से एस हट गया है। ठीक है, इधर एस यूज हो रहा है मगर यहां नहीं होगा नेगेटिव में। अच्छा, इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब, रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन मार्क। इधर भी कोई एस का यूज नहीं करना है। राइट, चलिए अब एस का यूज भी सीख लेते हैं। किस कहां पर एस यूज करना है, किस कंडीशन में, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स को देखकर आपको यूज करना है। तो ध्यान से देखना, अगर ये लिखा है यदि सेंटेंस में ही, शी, इट, नेम एज ए सब्जेक्ट आपको नजर आते हैं, ठीक है, तो आप वर्ब के पीछे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ठीक है, अब एट ए टाइम तो एक ही चीज लगती है ना वर्ब के पीछे, तो उसके लिए ये रूल फॉलो करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे अगर वावल साउंड नजर आती है तो आपने क्या लगाना है? ईएस। उसके पीछे क्या लगाना है? ईएस लगाना है। और अगर वावल साउंड नहीं आपको सुनाई देती है तो आपने क्या लगाना है? एस लगाना है। तो वावल साउंड सुनाई देगी बच्चों, ये ध्यान रख के चलना। वावल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये साउंड्स आपको सुनाई देगी तो आपने जो है वर्ब के पीछे अगर वावल साउंड सुनाई देती है तो आपने ईएस लगाना है, और अगर वर्ब के पीछे वावल साउंड सुनाई नहीं देती तो आपने क्या लगाना है बच्चों? एस लगाना है। राइट, आगे दूसरा, यदि सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, नेम्स एज ए सब्जेक्ट नजर आते हैं तो आपने वर्ब के पीछे एस नहीं लगाना है। ठीक है, एस फिर लगेगा ही नहीं। अगर आपको ये सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं तो आपने एस लगाना ही नहीं है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस जो हैं अगर हम डायरेक्ट इंग्लिश में अगर बनाएं तो उसके लिए कुछ क्लू पॉइंट्स हैं। अगर ये सेंटेंस के अगर बनाते वक्त अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट डेफिनेट से रिलेटेड है, या फिर ये कंडीशंस हैं। ठीक है, इस कंडीशंस में भी हम प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। तो चलिए क्लू पॉइंट्स ये आप याद रखेंगे: डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ मंथ। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश को बनाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ऐसी कुछ कंडीशंस जैसे रूटीन एक्शन है, अगर रूटीन एक्शन में होगा तो उस कंडीशन में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो रूटीन एक्शन कैसा होगा? जैसे माय मदर गोज टू टेंपल डेली। डेली वर्ड तो क्लू पॉइंट आ ही गया। ठीक है, तो इसका मतलब है रूटीन एक्शन है तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, देन रिमेनिंग पार्ट। तो अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माय मदर, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पीछे क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है। तो अब एस क्यों लगा? क्योंकि देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखो मैंने रूल लिखा हुआ है इधर क्या बच्चों? इससे आई, वी, यू, सॉरी ये ही, शी, इट, नेम। तो यहाँ पर ये शी कैटेगरी में आता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने एस का यहाँ पर यूज करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि दोनों एट ए टाइम पे यूज नहीं होंगे। हमने यहाँ पे ईएस ही क्यों लगाया? इसके लिए जो है आपको ये वावल साउंड्स को नोटिस करना है। पीछे वावल साउंड देखो, गो, ओ की साउंड आ रही है तो इसका मतलब वावल साउंड है तो आपने क्या लगाना है? ईएस लगाना है। देन उसके बाद टू टेंपल डे लिए तो आपको आगे नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट में लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका रूटीन एक्शन के अंदर जो है एक ये ऊपर सेंटेंस है, आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे। मैं रोज एक दिन में 2 बार चाय पीता हूँ।
तो इस कंडीशन में जो है ये मेरा रूटीन एक्शन हो गया। तो अब सब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट आ गया, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करिए, ठीक है। देन वो कह रहा है एसईएस का यूज करो, तो एसईएस तो यूज होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आई दे रखा हो, ठीक है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एसईएस नहीं लगाना है, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एसईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये रिमेनिंग पार्ट में आपने लिखना है। चलिए नेक्स्ट, अब जैसे हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर्स की बात अगर आती है, हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा अक्सर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हुए मिलेंगे हेडलाइंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर साइंस डील, तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक डील साइन करता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हेडलाइंस से रिलेटेड है। मोस्टली हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती है, राइट। एक एग्जांपल और लिया है, कमेंट्री इन स्पोर्ट्स। अगर हम स्पोर्ट्स में अगर देखें तो जो कमेंटेटर होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो ये कमेंटेटर जो है ये लाइन जो बोला है, देखो इसके अंदर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा होगा आपको, एसईएस का नजर आ रहा है ना यूज। चलिए एसईएस का यूज के अंदर कैसे किया हुआ है, अगर आप देखें सब्जेक्ट तो यूज किया, उसके बाद फिर क्या है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। अब एसईएस का यूज कैसे किया हुआ है, यहाँ पर यहाँ क्या लगा रखा है, एस लगाया हुआ है, ईएस नहीं है यहाँ पर। अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हो तो स्ट्राइक लास्ट में क की साउंड आ रही है, वॉवल साउंड नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ पीछे एस लगाया गया है। यहाँ पर क्योंकि रूल देखो जरा ध्यान से, एक तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एसईएस लगेगा, राइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ईएस लगाएंगे एस लगाएं, वॉवल साउंड तो है ही नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से जो है पीछे वॉवल साउंड नहीं आ रही है। आप इसको देखना मत कि ई लिखा हुआ है, ई जो है ये इसकी साउंड जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और लास्ट में अगर आप इसको बोलते हैं तो स्ट्राइक क की साउंड आ रही है, इसका मतलब कि हम यहाँ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़े एक दो एग्जांपल्स और बताता हूँ आपको मैं, कि मैं जाता हूँ, पीछे देखो हूँ नजर आ रहा है, और ये देखो ता, इस पहचान के साथ में ही दिख रहा है आपको, ता हूँ, ये रहा ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अगर इसका सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया आई, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, यही पहचान के बिल्कुल साथ में ये वर्ब है बच्चों, ये वर्ब है, ठीक है। तो जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। नेक्स्ट एसईएस लगेगा, देखते हैं लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों, देखो जरा आई कहां है, ये रहा, तो ये तो लिखा हुआ है कि एसईएस तो लगेगा ही नहीं, तो आपने एक सेंटेंस को दी एंड कर देना है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, आई मैं नहीं जाता, तो अब स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो करेंगे, नेगेटिव। तो सब्जेक्ट लिखा, लिख दिया, उसके बाद फिर क्या बोला है, हेल्पिंग वर्ब यूज करो, तो आई के साथ क्या यूज होता है, ये रहा डू, आपने यहाँ पर डू लगाना है। देन उसके बाद क्या लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, ये लीजिए नॉट लगा दिया। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, पता है गो यूज होगी तो गो यूज कर देंगे, इधर कोई एसईएस का यूज नहीं करना है। इंडेरिगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, क्या मैं जाता हूँ, तो क्या से सेंटेंस शुरू, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। अब हमें तो पता है हेल्पिंग वर्ब डू यूज होगा, देन उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यूज करने की बात कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, गो, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एग्जांपल और लेते हैं, वह पत्र लिखता है। अब इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले पीछे देखो पहचान देखिए आपको, ता है, ये रहा देखो ता है देखिए आपको, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सबसे पहले बोला सब्जेक्ट यूज करो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एसईएस यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो इस पहचान के साथ में वर्ब होती है, देखिए आपको लिख, इसके पीछे आप ना लगा दो, लिखना, लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट, ठीक है, लिख दिया। देन उसके बाद बोल रहा है एसईएस लगाओ, तो एसईएस लगेगा या नहीं लगेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वह ही, तो ये नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो पीछे साउंड देखो क्या आ रही है, वॉवल साउंड है, ठीक है, और अगर है तो एस लगेगा, और नहीं है तो क्या लगेगा, एस लगेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसकी साउंड, वॉवल साउंड इसके पीछे नहीं आ रही है, राइट ट की साउंड आ रही है, तो आपने क्या लगाना है, पीछे एस लगाना है, ठीक है। तो अब इसकी इंग्लिश हो गई, इसकी इंग्लिश होगी, बचा क्या, लेटर, तो आएगा ही राइट्स अ लेटर, देखो कितना आसान है बनाना, राइट। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, वह पत्र नहीं लिखता है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने सब्जेक्ट लिखा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, डज यूज करना है, तो आपने यहाँ पर डज यूज करना है, ओके। देन उसके बाद बोला है नॉट यूज करो, नॉट यूज कर लिया। देन इसके बाद बोला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने के लिए, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज कर लेंगे,
और फिर उसके बाद एस का कोई यूज नहीं है यहाँ पे बच्चों, बाकी रिमेनिंग पार्ट में आ गया अ लेटर। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, क्या वह पत्र लिखता है, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यानी कि इंटरोगेटिव हो गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब तो पता हमें को डू यूज होगा, डज यूज होगा, सॉरी डज, क्योंकि देखो ये डज यूज हो रहा है ना यहाँ पे ही के साथ। फिर सब्जेक्ट क्या यूज हुआ बच्चों, ही। देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी राइट, और रिमेनिंग पार्ट में आ गया अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आ गया होगा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट इसको हम दूसरी लैंग्वेज में सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो काम समाप्त हो चुका है तो हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में एक बड़ी खास बात यह है कि जब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम जनरली ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं, जैसे यस्टरडे है, इसको ब्लू पॉइंट्स बोलते हैं, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, द प्रीवियस डे है, ऐसे वर्ड जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में भी थोड़ा देखते हैं कि अगर हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो उसकी पहचान क्या है, या, ये, ही, या था, ये थे, ये थी, आ, ए, ई, आ था, ए थे, ई थी। तो कुल मिला के इसकी 12 पहचानें हैं और इसको बिल्कुल टिप्स पे याद करनी है जिससे आप इजीली पास्ट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कर सकें। चलिए, इसमें सिर्फ एक सिंपल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड का यूज होता है और स्ट्रक्चर यूज करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि डिड है, और फिर नॉट, और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है बच्चों। उसके बाद इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर रिमेनिंग पार्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अच्छा, तो एग्जांपल जो है, उसने कल खाना पकाया। अब देखो इसके पीछे पहचान देखो, या आ रहा है ना, तो ये पहचान या यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, राइट। अब इसमें देखो उसने, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये ने जो है इसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। अब उस जो है इसको हम ही या शी किसी भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम उसने की इंग्लिश अब देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, अब हमने यूज किया ही। देन उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो ये देखिए वर्ब ये रही, इस पहचान के बिल्कुल साथ में ही है वर्ब। ठीक है, तो पका अपनी तरफ से ना लगा दो, पकाना, पकाना की इंग्लिश क्या आती है, कुक। तो हमने यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कुक्ड, यानी कुक, कुक्ड, कुक्ड। तो यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ली। देन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट क्या है, क्या पकाया, खाना पकाया। तो ही कुक्ड द फूड। देन कब पकाया, कल, यस्टरडे। तो ये बन गया सेंटेंस। नेगेटिव, उसने कल खाना नहीं पकाया। तो इस कंडीशन में हम नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, ही लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, डिड। देन उसके बाद नॉट यूज करना है। अच्छा, अब इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे कुक। तो ही डिड नॉट कुक द फूड यस्टरडे। ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या से सेंटेंस शुरू होता है, उसने क्या, उसने कल खाना पकाया। तो ऐसी कंडीशन में इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हमें पता है डिड यूज होगा। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद नेक्स्ट क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करनी है। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, कुक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। क्या पका रहे हैं, खाना, तो द फूड। उसके बाद आगे यस्टरडे, लास्ट। चलिए खत्म हो गया सेंटेंस। कितना आसान था देखिए, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपने। नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए, वे पिछले हफ्ते स्कूल गए थे। अब देखो यहाँ पीछे पहचान, ये थे आ रहा है, ये रहा पहचान, ये थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे।
देन उसके बाद क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गए, यानी जाना, जाना मतलब गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे हम, वेंट यूज करेंगे। तो दे वेंट टू स्कूल, कहाँ गए, स्कूल गए, तो दे वेंट टू स्कूल। और लास्ट में क्या रह गया, पिछले हफ्ते, तो इसके लिए आएगा लास्ट वीक। लो ये बन गया सेंटेंस। नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर क्या करना है आपने, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करनी है। तो दे, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड, फिर नॉट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी गो टू स्कूल लास्ट वीक। ओके, चलिए इंटरगेटिव, इंटरगेटिव में क्या, वे पिछले हफ्ते स्कूल गए थे, तो क्या से सेंटेंस शुरू होता है, इंटरगेटिव हो गया। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, डिड आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, और फिर रिमेनिंग पार्ट में आ गया टू द स्कूल लास्ट वीक। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैंने पत्र लिखा, अब पीछे देखो पहचान जो है आपको ये दिखेगी नहीं, यहाँ पर एक साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है, देखिए ये लिखा हुआ है, ये साउंड्स हैं आ ए ई, राइट। तो ये आ की आवाज आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मानेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सबसे पहले क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखो मैंने, ने की तो कोई इंग्लिश होती नहीं है, तो मैं मतलब क्या हो गया, आई। देन उसके बाद क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, लिखना, लिखना मतलब राइट, सेकंड फॉर्म क्या यूज होगी, रॉट। तो आई रॉट, क्या लिखा, रिमेनिंग पार्ट में आ गया अ लेटर, बन गया सेंटेंस। देखो कितना आसान है, कितना सिंपल है। नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट, अब देखिए सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस। देन उसके बाद क्या मैंने पत्र लिखा, तो ये पास्ट इंटरगेटिव है। इंटरगेटिव में सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या यूज होगा, डिड, सब्जेक्ट क्या है, आई, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, राइट अ लेटर, ये रिमेनिंग पार्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और लेते हैं। लड़कियों ने फूल तोड़े, देखो पीछे यहाँ पर ए की साउंड आ रही है, ये रहा ए, ठीक है। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो अब इसमें बनाएंगे गर्ल्स गर्ल्स। चलिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तोड़ना। तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है, प्लक, सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लग्ड। तो गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर, गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर्स। चलिए नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, गर्ल्स डिड नॉट प्लक, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको ये सेकंड फॉर्म जो है, तो गर्ल्स डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, राइट। अब इंटरगेटिव बनाएंगे, क्या लड़कियों ने फूल तोड़े, तो इसका मतलब इंटरगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करनी है। तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद गर्ल्स लिखेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी प्लक, रिमेनिंग पार्ट में आएगा द फ्लावर्स, और ये सेंटेंस कंप्लीट। अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट को एक तो सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, तो जो काम भविष्य में होगा वो इस टेंस के अंदर आता है। जो भी काम फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, वो किस में आएगा, इसी टेंस के अंदर आएगा। तो अब इसकी पहचान क्या है, बड़ी सिंपल। इसकी पहचान सिर्फ तीन ही पहचान है, गा, ये, गी, राइट। और हेल्पिंग वर्ब जो है इसके विल और शैल है, सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब है। और इसके क्लू पॉइंट्स अगर देखें, जैसे कि हम इंग्लिश में अगर पहचाने तो टुमारो अगर वर्ड लिखा मिल गया तो उसका फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड है, नेक्स्ट डे, डे आफ्टर टुमारो, ऐसे वर्ड जो होते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर जो है आप नोटिस करें कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता। ये आप नोटिस करें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, रिमेनिंग पार्ट। और इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट एंड क्वेश्चन मार्क।
अब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। देखिए बड़ा सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, आई और वी जिसके साथ आपको शैल यूज करना है, और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स उनके साथ आपको क्या यूज करना है, विल यूज करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जांपल, हम कल हॉकी खेलेंगे। तो सबसे पहले देखो पीछे पहचान क्या आ रही है, गे, ये रहा गे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। तो अब इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, क्या आएगा, हम की इंग्लिश क्या होती है, बी। उसके बाद हेल्पिंग यूज करेंगे। तो हेल्पिंग में क्या होना चाहिए, देखो मैंने लिखा ना आई और बी के साथ शैल यूज होगा, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, शैल यूज करूंगा। तो आई शैल, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पहचान के साथ में वर्ब होती है। ठीक है, तो खेलने की इंग्लिश क्या हुई, प्ले। तो वी शैल प्ले, क्या खेलेंगे, हॉकी। तो वी शैल प्ले हॉकी, कब खेलेंगे, टुमारो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कल हॉकी नहीं खेलेंगे, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा बी, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आनी है हेल्पिंग वर्ब के बाद। देन रिमेनिंग पार्ट में आ गया कि वी शैल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। ओके, क्या कल हम हॉकी खेलेंगे, तो ये क्या से सेंटेंस शुरू होगा, यानी कि इंडायरेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, देन सब्जेक्ट क्या है, बी, और फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्ले, और रिमेनिंग पार्ट में आ गया हॉकी टुमारो, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वह वहां जाएगा। तो देखिए पीछे पहचान आपको नजर आ रही होगी, गा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट लिखा है वह की इंग्लिश ही, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो रिमेनिंग देखो ना, तो आई है ना, वी है ना, तो हमने शैल यूज करना, क्या यूज करना है, रिमेनिंग में आ गया तो विल यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। वर्ब पहचान के साथ में वर्ब होती है। जाना, जाना मतलब गो, कहां जाना है, देयर, बन गया सेंटेंस। नेगेटिव, वह वहां नहीं जाएगा, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो ही विल नॉट गो देयर। ठीक है, क्या वह कल जाएगा, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन सब्जेक्ट यूज करना है, तो क्या आएगा, ही, और फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब गो आ गया, और फिर देयर क्वेश्चन मार्क। इस वीडियो में मैंने आपको इंडेफिनिट पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।